हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में आप सभी के निसाब में शामिल यानी यूजीसी नेट उर्दू के निसाब में शामिल गैर अफसानी नस्र से मुताल्लिक अहम सवालात और जवाबात को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये आपकी रिवीजन क्लास है, यानी सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करेंगे। आपसे पूछे भी जाते हैं तो आप सब कोशिश कीजिए उनके जवाब देने की, यानी कमेंट में जो आप चीजें पहले से मालूम है उन्हें आप साथ साथ में मेंशन भी करते रहिए ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए बहुत अच्छे ढंग से। तो आप में से जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे गैर अफसानी नस्र में सवानह निगारी से मुताल्लिक। इसके मुताल्लिक सबसे पहले बात करेंगे। तो आप सभी से मेरा पहला क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे उर्दू का पहला जदीद सवानह निगार किसे करार दिया जाता है? उर्दू का पहला सवानह निगार, जल्दी से बताइएगा, उर्दू का पहला सवानह निगार किसे करार दिया जाता है? और उर्दू की पहली सवानही तसनीफ, उर्दू की पहली सवानही किताब कौन सी है? दोनों क्वेश्चन बहुत अहम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के जवाब देने की आप सब कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो पहले का आंसर हो जाएगा मौलाना हाली, नोट कर लीजिएगा। और उर्दू की पहली सवानी किताब कौन सी हो जाएगी? तो मौलाना हाली की हयाते सादी, नोट कर लीजिएगा। हयाते सादी 1886 आप नोट कर लेंगे। इसके अलावा भी आपकी दो अहम किताबें और भी है, उन्हें भी आपको याद रखना होगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मौलाना हाली की एक सवानी किताब और भी है हयाते सादी के अलावा यादगारे गालिब, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, यादगारे गालिब। इसकी इशाअत कब अमल में आई है, जल्दी से आप बता दीजिए। यादगारे गालिब के साथ साथ में हयाते जावेद, तो इसकी इशाअत कब अमल में आई है? इन दोनों के बारे में जल्दी से कमेंट में सब लोग मेंशन कर दीजिए। तो यादगारे गालिब का क्या हो जाएगा? तो यादगारे गालिब हो जाएगा 1897 ईस्वी, हयाते जावेद 1901 ईस्वी, नोट कर लीजिएगा। 1901 ईस्वी सब लोग नोट करेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे और एग्जाम में फिर आपको सिवाय अफसोस करने की कुछ आपको हासिल नहीं होगा। तो देखिए, मौलाना हाली की अहम किताबों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं अल्लामा शिबली नोमानी। चलिए, अल्लामा शिबली नोमानी की जो सवानी किताबें आपको याद है उनके बारे में आप मुझे बताइएगा। किसके बारे में बात करने वाले हम लोग? अल्लामा शिबली नोमानी। जैसे आपकी किताब है अल मामून, तो अल मामून की सनेशात क्या है आप मुझे बताइएगा। आपकी किताब है सीरतुन नौमान, सीरतुन नौमान की सनेशात आप मुझे बताएंगे, सीरतुन नौमान की। एक किताब है अल फारूक, अल फारूक की सनेशात आप मुझे बताएंगे। एक किताब है अल गजाली, अल गजाली की सनेशात आप बताएंगे। इसी के साथ साथ में सवानह मौलाना रूम, इसकी सनेशात क्या है इसके बारे में भी आप मुझे बताएंगे। और इसी के साथ साथ में सीरतुन नबी की जो पहली जिल्द है उसकी सनेशात कब हुई है ये बताइएगा। तो चलिए वन बाय वन सभी को हम लोग नोट कर लेते हैं। अल्लामा शिबली की अल मामून जो किताब है वो 1889 में, नोट कर लीजिएगा। सीरतुन नौमान 1891 में, इसे भी नोट कीजिएगा। अल फारूक 1902 में, इसे भी आप नोट कीजिएगा। सवानह मौलाना रूम, अल गजाली देखिए यहाँ पे छूट गया है, सीरतुन नौमान 1891, अल फारूक मिस हुआ है, तो अल फारूक 1902 में नहीं है बल्कि 1898 में, इसे करेक्ट कीजिएगा। और उसके बाद में अल गजाली नोट कीजिएगा 1902। सवानह मौलाना रूम हो जाएगा 1906 आप नोट कीजिएगा। और सीरतुन नबी की पहली जिल्द जो है 1910, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये है उर्दू की अहम सवानही किताबें, इन्हें आपको जरूर याद रखना होगा। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई। उर्दू की अहम सवानी किताबों को आप लोग नोट कर चुके होंगे और इनके ताल्लुक से जो क्वेश्चन एग्जाम बन सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उर्दू के अहम खुद नविश्त के बारे में। खुद नविश्त का मतलब क्या है? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जो वर्ड है इसे अगर आप समझ लेते हैं तो आसानी के साथ में आपको खुद नविश्त की मीनिंग भी समझ में आ जाएगी। बायोग्राफी, देखिए इस वर्ड को अगर हम तोड़ते हैं तो ऑटो का मतलब क्या होगा, बायो का मतलब क्या होगा, ग्राफ का मतलब क्या होगा, समझ लीजिएगा। ऑटो की मीनिंग होती है सेल्फ, और बायो की मीनिंग क्या होती है? लाइफ, और ग्राफ की मीनिंग होती है राइट यानी लिखना। ग्राफ की मीनिंग क्या होती है? लिखना, यानी
अपनी जिंदगी के बारे में लिखना, अपने जीवन के बारे में लिखना, वो क्या है? खुद नविश्त, ऑटोबायोग्राफी, हिंदी में कहते हैं आत्मकथा। अब हम लोग बात कर लेते हैं उर्दू के अहम खुद नविश्त के बारे में। जैसे आप मुझे बताइएगा, जिक्र मीर जो है किसकी खुद नविश्त है? जिक्र मीर जो है किसकी खुद नविश्त है? इसी के साथ साथ में यादों की बारात, यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है? ये भी आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ में बताइएगा, तज़किरा जो है किसकी खुद नविश्त है? आप मुझे बताएंगे आप बीती, आप बीती जो है किसकी खुद नविश्त है? इसी के साथ साथ में इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में किसकी खुद नविश्त है? सब लोग नोट करते रहिएगा। इसी के साथ साथ में आशुफ्ता बयानी मेरी, आशुफ्ता बयानी मेरी जो है किसकी खुद नविश्त है? आप सब मुझे बताइएगा। इनके अलावा आप मुझे बताएंगे जुस्तजू क्या है? नीचे मैं नोट करता हूं, जुस्तजू क्या है, ये किसकी खुद नविश्त है? इसी के साथ साथ में अपनी तलाश में, अपनी तलाश में जो है किसकी खुद नविश्त है? बताइएगा। इसी के साथ साथ में शाम की मुंडेर से, शाम की मुंडेर से किसकी खुद नविश्त है? इसे भी आप मुझे बताइएगा। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे वुरूद मसऊद, इनको जरूर याद रखेंगे, सभी अहम है। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से अगर बनते हैं खुद नविश्त से तो जरूर आपको यहां से फैक्ट मिलेंगे। चलिए, इसी के साथ साथ नोट कीजिएगा कागजी पैरहन, कागजी पैरहन जो है किसकी खुद नविश्त है? आंसर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी सुन लो मुझसे, अभी सुन लो मुझसे, तो अभी आप सब लोग मुझसे सुन लीजिए, इनके जवाब क्या होंगे? अभी सुन लो मुझसे। चलिए इसके आगे आप मुझे बताएंगे जर गुज़श्त, जर गुज़श्त जो है किसकी खुद नविश्त है? जवाब देंगे सब लोग। इसी के साथ साथ में और भी इंपॉर्टेंट खुद नविश्त है, जैसे ख्वाब बाकी हैं, ख्वाब बाकी हैं किसकी खुद नविश्त है? बताइएगा। ख्वाब बाकी हैं, इसका भी आप लोग जवाब देंगे किसकी खुद नविश्त है। तो आई थिंक उर्दू की जितनी भी अहम खुद नविश्त थी सभी को हम लोगों ने कवर कर लिया है। इन पर एक नजर आप जरूर डालेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। चलिए एक एक करके सभी को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिक्र मीर किसकी खुद नविश्त है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए मीर तकी मीर की ये खुद नविश्त है। यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है? तो जोश मलिहा बादी की खुद नविश्त है। तज़किरा किसकी खुद नविश्त है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। आप बीती किसकी हो जाएगी? ख्वाजा हसन निजामी। इस आबाद खराबे में किसकी खुद नविश्त है? अख्तरुल ईमान। आशुफ्ता बयानी मेरी, रशीद अहमद सिद्दीकी। जुस्तजू क्या है, ये किसकी खुद नविश्त है? तो जवाब हो जाएगा आपका इंतजार हुसैन। नोट कर लीजिएगा, किसकी खुद नविश्त हो जाएगी? इंतजार हुसैन। अपनी तलाश में कलीमुद्दीन अहमद। शाम की मुंडेर से वजीर आगा। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने आप से भी आप जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं। वुरूद मसऊद मसऊद हुसैन खान। कागजी पैरहन इस्मत चौथई। अभी सुन लो मुझसे कलीम आजिज। जरगुज़श्त मुश्ताक अहमद यूसुफी। आगे बढ़ते हैं। ख्वाब बाकी हैं आल अहमद सुरूर। एक और भी नोट कर लेंगे, मुशाहिदाते जिंदा। तो मुशाहिदाते जिंदा किसकी खुद नविश्त है? तो ये हसरत मोहानी की। नोट कर लीजिएगा, किसकी खुद नविश्त है? हसरत मोहानी की। आप सब नोट कर लीजिएगा। तो ये बात हो गई उर्दू की कुछ अहम खुद नविश्त के बारे में। आई थिंक यहां तक सारी चीजें अब आपको क्लियर हो चुकी होंगी, यहां तक सारे फैक्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब इनके बारे में अगर हम लोग और डिटेल में बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें निकल के आएंगी। जैसे अब जो निसाब में शामिल आपकी खुद नविश्त है उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में जो खुद नविश्त है ये आपके निसाब में इंक्लूड है। ठीक है, यानी इसमें गहराई के साथ में क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, डीपली आपको आंसर करना होगा। तो आप सबको मालूम होगा कि अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त, तो बताइएगा ये खुद नविश्त जो है कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? ये खुद नविश्त जो है कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, इसका आपको आंसर लिखना है।
जल्दी से बताइए। ये खुदनविश याद रखेंगे 15 अबवाब, कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? 15 अबवाब पर मुश्तमिल है, नोट कर लीजिएगा। ये खुदनविश पहली बार किताबी शक्ल में कब शाये हुई? तो किताबी शक्ल में शाये हुई है 1994 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। 1994 ईस्वी में, आप सब नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्लियर? ये खुदनविश सबसे पहले रिसाला सौगात में किस वार शाये हुई? तो रिसाले का नाम याद रखिए, कौन सा रिसाला है? रिसाला सौगात, आप सब नोट कर लीजिएगा। तो ये बात हो गई खुदनविश्त किसके बारे में? इस आबाद खराबे में। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं खुदनविश्त ख्वाब बाकी हैं। ख्वाब बाकी हैं किसके खुदनविश्त हैं? तो आप सबको क्लियर हो चुका है, आला मसरूर। इसके ताल्लुक से आप मुझे ये बताएंगे, आला मसरूर ने इनमें अपने नवासे और नवासियों के नाम मंसूब किए हैं, यानी इस खुदनविश को अपने नवासे और नवासियों के नाम मंसूब किया है। तो नवासे और नवासियों का नाम क्या है? तो नवासे जो हैं वो हैं उर्फी। कौन है? उर्फी, आप नोट कर लीजिएगा। नवासे कौन है आपके? उर्फी। और नवासियों में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में देखिए क्वेश्चन ये आया है, नवासियों में नोट कर लीजिएगा रख्शी और ताबी, इसी के साथ में जर्री। तो ये 4 नाम आपको इसमें आपको याद रखने हैं। क्लियर हो गया सभी को? एक और फैक्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, इसमें आपको याद रखना है कि इस खुदनविश में आला मसरूर ने 4 उन्वान कायम किए हैं। 4 उन्वान कायम किए, वो 4 उन्वान कौन कौन से हैं? तो आप नोट कर लीजिएगा, रामपुर एक हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा लखनऊ, तीसरा आपका हो जाएगा अलीगढ़, और चौथा आपका हो जाएगा शिमला। तो ये दो फैक्ट आपके साथ में शेयर किए गए हैं, ये कहीं ना कहीं आप सबके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए जरूरी समझ के आपके साथ में शेयर किए गए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं शामिल निशाब खुदनविश वरूद मसूद के बारे में। तो वरूद मसूद आप सबको मालूम होना चाहिए, मसूद हुसैन खां की खुदनविश्त है, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले चीज, खुदनविश शुरू होने से पहले किस शायर की नज्म का मिसरा दर्ज है? किस शायर की नज्म का मिसरा दर्ज है, आप मुझे बताइएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा अल्लामा इकबाल की नज्म हिमालय का मिसरा दर्ज है, दौड़ पीछे की तरफ आए गर्दिशे अय्याब तू। वरूद मसूद में कुल कितने बाब हैं? तो याद रखेंगे 17 अबवाब हैं इसमें, नोट कर लीजिएगा। अब अबवाब के उन्वानात क्या हैं तो थोड़ी डिटेल में क्लास हो जाएगी, हम यहीं तक रखते हैं इसको। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं उर्दू मकतूब निगारी के बारे में, यानी में उर्दू में खुतूत निगारी का आगाज व इर्तिका कब हुआ है, उसके बारे में जरा हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, उर्दू में मकतूब निगारी रजब अली बेगसरूर और गुलाम गौस बेखबर को उर्दू का पहला मकतूब निगार कहा जाता है। किसको किसको? रजब अली बेगसरूर और गुलाम गौस बेखबर को उर्दू का पहला मकतूब निगार कहा जाता है। अब जैसे आप मुझे बता देंगे गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ कौन सा है, जवाब दीजिएगा। पहला मजमुआ। दूसरा मजमुआ कौन सा है, इसका भी आप लोग आंसर करेंगे। दूसरा भी मजमुआ कौन सा है, आप लोग क्या करेंगे? आंसर करेंगे। बहुत अहम चीजें सब है। गालिब के खुतूत का दूसरा मजमुआ कौन सा है और पहला मजमुआ कौन सा है, सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो पहला मजमुआ आपका कौन सा हो जाएगा? पहला मजमुआ आपका है उर्दू मुअल्ला। आप लोग जवाब दे चुके होंगे, उर्दू मुअल्ला, नोट कीजिएगा। पहला मजमुआ उर्दू मुअल्ला नहीं है। देखिए, पहला जो मजमुआ है वो है उर्दू हिंदी, करेक्ट कर लीजिएगा। पहला है उर्दू हिंदी और दूसरा मजमुआ आपका है उर्दू मुअल्ला। दूसरा है उर्दू मुअल्ला और पहला है उर्दू हिंदी। क्लियर हो गया सभी को? उर्दू मुअल्ला के ताल्लुक से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, जवाब दीजिएगा। ये पूछा गया था क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम में, उर्दू मुअल्ला का दिबाचा किसने लिखा है? उर्दू मुअल्ला का दिबाचा किसने लिखा है? तो आपका आंसर हो जाएगा मीर मेहदी मजरूह। नाम नोट कर लीजिएगा, मीर मेहदी मजरूह जो है इसका आंसर हो जाएगा। या तो बात सबको क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
اب اس کے علاوہ غالب کے بہت سارے خطوط بھی آپ کے نصاب میں شامل ہیں، ان کی عبارتیں آپ سے پوچھی جاتی ہیں، تو وہ سب چیزیں آپ کو کہیں نہ کہیں مطالعہ کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو ڈیٹیل ٹائم چاہیے کہ یہ سارے خطوط آپ کو پڑھ کے سنائے جائیں، اور اس چیز کا ابھی ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کیا آپ سب کے پاس بھی وقت نہیں ہے. تو چلیے ایک اور اہم خطوط کا مجموعہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، اور وہ ہے غبار خاطر. تو ہم لوگ بات کر لیتے ہیں غبار خاطر کے بارے میں. دیکھیے غبار خاطر بہت اہم خطوط کا مجموعہ ہے، اس کے تعلق سے ایگزام میں بہت سارے فیکٹ آپ سے پوچھے جاتے ہیں. تو آپ سب کو یاد رکھنا ہوگا کہ غبار خاطر پہلی چیز تو یہی کہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے. غبار خاطر جو ہے کس کے خطوط کا مجموعہ ہے، پہلا کوشچن تو یہ ایگزام میں بن سکتا ہے. دوسرا کوشچن، غبار خاطر کل کتنے خطوط کا مجموعہ ہے، یہ ہو گیا. تیسرا کوشچن بن سکتا ہے غبار خاطر میں کب سے کب تک کے خطوط جو ہے شامل کیے گئے ہیں. غبار خاطر کے خطوط جو ہیں کس کے نام لکھے گئے تھے، کس کے نام لکھے گئے تھے. تو پہلی چیز یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے، اور یہ کتنے خطوط کا مجموعہ ہے، 24 خطوط کا. اس میں کب سے کب تک کے خطوط شامل ہیں، تو یاد رکھیں گے 9 اگست 1942 سے 15 جون 1945 نوٹ کر لیجیے گا. یہ خطوط کس کے نام لکھے گئے تھے، تو مولانا حبیب الرحمان خان شیروانی کے نام لکھے گئے تھے قلعہ احمد نگر میں اسیری کے دوران. آپ سب نوٹ کر لیجیے گا، قلعہ احمد نگر میں اسیری کے دوران لکھے گئے تھے. غبار خاطر کو پہلی مرتبہ کس نے مرتب کر کے مئی 1946 میں شائع کیا. اس کی اشاعت بھی دیکھیے پوچھی گئی، پہلی بار اس کی اشاعت کب عمل میں آئی ہے، مئی 1946 میں. آپ سب یہ سب نوٹ کر لیجیے گا. مرتب اول کون ہے، تو نام ہو جائے گا آپ کا محمد اجمل خان. کیا نام بتایا ہم نے، محمد اجمل خان. نوٹ کر لیجیے گا. یہ سبھی فیکٹ کہیں نہ کہیں آپ سب کے ایگزام میں پوچھے گئے ہیں، تو انہیں آپ ضرور یاد رکھیں گے. اب دیکھیے کوشچن بھی ایگزام میں اور بھی پوچھا گیا تھا، حکایت باد تریاق، حکایت زاغ و بلبل، چڑیا چڑے کی کہانی اور داستان بے ستون کے عنوانات کس کی خطوط میں استعمال کیے گئے ہیں، کس کے خطوط میں استعمال کیے گئے. تو آپ کا جواب کیا ہو جائے گا، سیدھے سیدھے غبار خاطر. آپ نوٹ کر لیجئے گا، کیا جواب ہو جائے گا، غبار خاطر. ایک کوشچن اور بھی یاد رکھیں گے، غبار خاطر کے کس خط میں ابوالکلام آزاد نے چائے کا ذکر بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے. تو آپ کا آنسر ہو جائے گا خط نمبر 15. آپ سب نوٹ کر لیجئے گا، کس میں کیا ہے، خط نمبر 15 میں. آپ سب نوٹ کر لیجئے گا. ایک پوائنٹ اور بھی، غالب نے غبار خاطر میں ابوالکلام آزاد نے کس شاعر کے اشعار سب سے زیادہ استعمال کیے ہیں. تو میں نے آنسر بھی آپ کو بتا دیا ابھی، یعنی کیا ہو جائے گا، غالب. نوٹ کر لیجئے گا، غالب آپ کا آنسر ہو جائے گا. نوٹ کر لیں گے. ابوالکلام کو وائٹ جیسمین بہت پسند تھی، جس کا ترجمہ انہوں نے گوری چنبیلی کیا. ایگزام میں آپ کو یہ بیانات میں کوشچن ملیں گے اور آپ سے کہا جائے ابوالکلام آزاد کو وائٹ جیسمین بالکل پسند نہیں، تو یاد رکھیں گے وہ غلط بیان ہوگا. آئی تھنک یہاں تک ساری چیز اب آپ کو کلیئر ہو چکے ہوں گے. جو اہم دیکھیے اس کے علاوہ بھی بہت سارے اہم خطوط کے مجموعے، جیسے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ زیر لب کس کے خطوط کا مجموعہ ہے. زیر لب جو ہے کس کے خطوط کا مجموعہ ہے، تو جواب ہو جائے گا صفیہ اختر. من آنم کس کے خطوط کا مجموعہ ہے، تو جواب ہو جائے گا فراق گورکھپوری. اسی کے ساتھ ساتھ میں سلیبی میرے دریچے میں، سلیبی میرے دریچے میں کس کا ہے، تو یہ فیض احمد فیض کے خطوط کا مجموعہ ہے. ان سب کو آپ سب کو دھیان رکھنا ہوگا. یہاں سے بھی دیکھیے ایگزام میں کوشچن آپ کو بن سکتے ہیں. یہاں تک سبھی کو کلیئر ہو گیا. چلیے اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. اب ہم لوگ جو ہے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اردو کے جو اہم عشائیہ ہیں اور ان کے جو شامل ہیں نصاب میں شامل جو عشائیہ ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں. پہلی چیز تو یہی آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کون کون سے جو ہے عشائیہ ہیں جو کہ آپ کے نصاب میں شامل ہیں، کیونکہ وہاں سے ایگزام میں آپ کو کوشچنز مل سکتے ہیں. کلیئر ہوگی بات سبھی کو یہاں تک. چلیے سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں سجاد حیدر یلدرم کے بارے میں. تو دیکھیے سجاد حیدر یلدرم، سجاد حیدر یلدرم آپ کے تعلق سے ہی آپ کو معلوم سن ولادت کیا ہے، سن وفات یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کا نصاب میں شامل کون سا عشائیہ ہے یہ بھی آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے. یہ تین باتیں بیسیکلی آپ کو کلیئر ہونی چاہیے، تو نوٹ کر لیجئے گا. 1880 عیسوی میں بجنور میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1943 میں لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا ہے. آپ کا عشائیہ ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ.
मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ किसका इंशाइया है? तो सज्जाद हैदर यलतरब का। ये इंशाइया उनके कहाँ से, किस किताब से माखूज है? तो याद रखेंगे ख्यालिस्तान। ख्यालिस्तान जो है आपके मज़ामीन का मजमुआ है और वहीं से ये मजमून आपका लिया गया है, वहीं से मजमून लिया गया, नोट कर लीजिएगा। एक चीज और भी सुन लीजिएगा ध्यान से, एक शेर है, और कोई तलब अबनाए जमाना से नहीं, मुझ ऐसा जो न करते तो ये ऐसा होता। ये शेर किस इंशाइये के आगाज में इस्तेमाल किया गया है, लाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ में ये शेर इस्तेमाल किया गया। यहां तो बात सबको क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे मेरे दोस्तों जो इंशाइया है उसके बारे में हमने एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था क्लियर कर लिया है, उसे भी आपको याद रखना होगा। आगे बात करते हैं हम लोग कन्हैया लाल कपूर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम लोग? कन्हैया लाल कपूर। तो कन्हैया लाल कपूर की किताबें बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी तसनीफात के ताल्लुक से एग्जाम में क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो आपके तसनीफात के ताल्लुक से एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलते हैं उनमें आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, उनमें जरा सा भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इफ बट नहीं उसमें होना चाहिए। ये कन्हैया लाल कपूर की तसनीफात कौन कौन सी हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए तसनीफात के बारे में आप सब लोग एक एक करके बता दीजिए। तब तक हम आपको इसकी सने विलादत और सने वफात बता देते हैं। यानी कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश हुई है 1910 ईस्वी में लायलपुर पाकिस्तान में, और 1980 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में आपका इंतकाल हुआ। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आपकी देखिए किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक किताब देखिए आपकी है संगो खिश्त। संगो खिश्त आप नोट कर लीजिएगा, किताब आपकी है संगो खिश्त, और ये आपकी पहली तसनीफ है। इसी के साथ साथ में और भी नोट करेंगे शीशा व तीशा, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ में चंगो रुबाब, सभी किताबें आप नोट कीजिएगा, चंगो रुबाब। इसके बाद नोट करेंगे बालों पर, बालों पर। इसके बाद नोट करेंगे नोक नश्तर, नोक नश्तर। आप अपने आप से भी क्वेश्चन कीजिए क्या ये तसनीफात आपके ज़हन में है या नहीं है? गर्दे कारवां, गर्दे कारवां, ये सभी आप सबको मालूम होनी चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि निसाब में शामिल आपका कौन सा इंशाइया है। तो जवाब हो जाएगा गालिब जदीद शोरा की महफिल में, गालिब जदीद शोरा की महफिल में, ये आप नोट कर लीजिएगा, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में। क्लियर हो गया सभी को? अब ये जो इंशाइया है आपकी किस किताब से लिया गया, किस किताब से महफूज है? तो इसका जवाब भी नोट कर लीजिएगा संगो खिश्त। किस किताब से लिया गया है? संगो खिश्त से लिया गया है, आप सब नोट कर लीजिएगा। शामिल निशाब आपका एक और इंशाइया है और वो है चीनी शायरी। ठीक है, सॉरी चीनी शायर, नोट कर लीजिएगा चीनी शायरी। चीनी शायरी है, चीनी शायर नहीं, चीनी शायरी। तो चीनी शायरी जो मजमून है वो भी कहां से लिया गया है? संगो खिश्त से, नोट कर लीजिएगा। चीनी शायरी भी कहां से लिया गया है? संगो खिश्त से, आप सब नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में। तो चलिए बता दीजिए, रशीद अहमद सिद्दीकी बहुत अहम नाम है। सबसे पहले बता दीजिए आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। रशीद अहमद सिद्दीकी के ताल्लुक से एग्जाम में आपको कई सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो पहली चीज नोट कर लीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में जौनपुर में, और 1977 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए तो पहला क्वेश्चन मेरा आप सभी से है कि रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का पहला मजमुआ कौन सा है? खाकों का पहला मजमुआ कौन सा है? जवाब दीजिएगा। रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त बताइएगा, खुद नविश्त का नाम क्या है? तो याद रखिएगा खाकों का पहला मजमुआ है गंज हाय ग्रा माया, ग्रा माया, और खुद नविश्त है आशुफ्ता बयानी मेरी। अभी हम लोग बात भी पीछे कर चुके हैं, आशुफ्ता बयानी मेरी। इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी किताबें हैं जैसे तंजियात व मज़हिकात, ठीक है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। एक किताब आपकी जदीद गजल, जदीद गजल, इसे भी आप याद रखेंगे, इसे भी आपको याद रखना होगा। एक किताब आपकी है हम नफसाने रफ्ता, हम नफसाने रफ्ता जो है ये भी आपकी किताब किसके खाकों का मजमुआ है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सीधे सीधे रशीद अहमद सिद्दीकी, नोट कर लीजिएगा। अब शामिल निसाब आपके इंशाइये कौन कौन से? तो उन्हें भी नोट कर लीजिएगा। एक इंशाइया है चारपाई और दूसरा है वकील साहब, दोनों नोट कर लीजिएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? वकील साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चारपाई और वकील साहब
ये इंशाइये आपको पढ़ने चाहिए, इनके ताल्लुक से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन मिलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं पतरस बुखारी के बारे में। तो ये बताइए सबसे पहले पतरस बुखारी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मज़ामीन पतरस कुल कितने मज़ामीन का मजमुआ है। तीसरी अहम चीज बताना है कि मज़ामीन पतरस कुल कितने मज़ामीन का मजमुआ है और शामिल निशाब आपके कौन कौन से इंशाइये हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम याद रखेंगे, सैयद अहमद शाह बुखारी है। 1898 ईस्वी में पेशावर में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 ईस्वी में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। मज़ामीन पतरस याद रखेंगे कुल 11 मज़ामीन का मजमुआ है, आप सब नोट कर लेंगे। शामिल निशाब जो आपके इंशाइये हैं, एक आपका है लाहौर का जोग्राफिया और दूसरा आप नोट कर लेंगे साइकिल की सवारी मरहूम की याद में। यहां तक सभी को क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे और भी लोगों के बारे में, और भी इंशाइया निगारों के बारे में जिनके इंशाइये आपके निसाब में शामिल हैं। देखिए जितने डिटेल में हम जाएंगे उतने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो आपके कवर हो जाएंगे, लेकिन चूंकि अभी हमारे पास जो वक्त है उतनी डिटेल में जाने का वक्त नहीं है, तो हम कम से कम जो सरफेस चीजें वो हमको आनी चाहिए। बात करते हैं अहमद जमाल पाशा। तो बताइए सने विलादत क्या है और सने वफात क्या। पूरी क्लास को कंप्लीट वॉच कीजिए, 2 क्वेश्चन आपसे किए गए, जवाब दीजिएगा। अहमद जमाल पाशा के बारे में 2 सवाल आपसे पूछे गए हैं। चलिए अब आपके इंशाइये देखिए कौन कौन से हैं। तो एक इंशाइया आपका है, नोट कर लीजिएगा, कपूर का फन और दूसरा है शामते आमाल नोट कर लीजिएगा, दोनों अहम है। तो पहली चीज आपकी विलादत हुई है 1929 में इलाहाबाद में, नोट कर लीजिएगा, और आपका इंतकाल हुआ 1987 में पटना में, नोट कर लीजिएगा। कपूर का फन जो आपका इंशाइया, ये आपकी किताब सितम ईजाद, इससे माखूज इससे लिया गया। शामत अमाल इंतखाब मजमून अहमद जमाल पाशा से लिया गया है। इंतखाब मजमून अहमद जमाल पाशा से लिया गया है। तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक और अहम इंशाइया निगार बाकी रह गए हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, फिर सीधे आगे बढ़ जाएंगे खाका निगारों की तरफ। तो देखिए अब हम लोग बात करने वाले मुश्ताक अहमद यूसुफी के बारे में। तो ये बताइए मुश्ताक अहमद यूसुफी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। पहली चीज ये क्लियर कर दीजिए। उसके बाद में मुश्ताक अहमद यूसुफी के मज़ामीन का पहला मजमुआ कौन सा है, मज़ामीन का पहला मजमुआ किस नाम से शाये हुआ। तो याद रखिएगा 1923 ईस्वी में आपकी विलादत हुई है राजस्थान के टोंक शहर में, और 2018 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। पहला जो मज़ामीन का मजमुआ है वो है चिराग तले, आप सब नोट कर लीजिएगा। दीगर मज़ामीन के मजमुओं की बात की जाए तो खाकिम बदहन, इसे नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ में आबे गुम, इसे भी आप नोट कर लेंगे। ज़रगुज़श्त आप नोट कर लीजिएगा, ज़रगुज़श्त। इसी के साथ साथ में शाम शहर यारा, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये देखिए अहम चीजें हैं, इनके बारे में आप सबको मालूमात होनी चाहिए। अब आपके इंशाइये देखिए कौन कौन से। एक है आपका जुनून लतीफ़ा, तो जुनून लतीफ़ा मालूम होना चाहिए किसका इंशाइया। दूसरा है घर में आना मुर्गियों का, ये किसका इंशाइया, ये भी आप सबको मालूम होना चाहिए। अब जुनून लतीफ़ा किस किताब से माखूज है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए चिराग तले, नोट कर लीजिएगा। ये इंशाइया कहां से, किस किताब से लिया गया है, तो आपकी किताब है चिराग तले, उसी से ये इंशाइया माखूज है, आप सब नोट कर लीजिएगा। इस इंशाइये में एक शेर इस्तेमाल किया गया, मिले खुश्क रोटी जो आजाद रहकर तो खौफ और जिल्लत के हलवे से बेहतर, इसे भी आपको याद रखना होगा। और घर में आना मुर्गियों का जो इंशाइया, उसमें एक मिसरा है, हजारों खूबियां ऐसी कि हर खूबी पे दम निकले, इसे भी आप जहन में रख सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल कभी कभी प्ले करती हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खाका निगारी के बारे में। खाका निगारी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कुछ अहम खाका निगार जो खाकों की मजमूए हैं उनके बारे में आपसे पूछूंगा और आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जो अहम खाकों के मजमूए हैं उनके बारे में हम आपसे पूछेंगे और आप लोग क्या करेंगे, जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए
तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप सभी से यही है, चंद हम असर, चंद हम असर जो है किसके खाकों का मजमुआ है? जवाब दीजिएगा। चंद हम असर जो है किसके खाकों का मजमुआ है? दूसरा बताएंगे, गंज हाय ग्राम आया, अभी आपसे पूछा गया था, किसके खाकों का मजमुआ है? बताइएगा। इसी के साथ साथ में दिल्ली की चंद अजीब हस्तियां, दिल्ली की चंद अजीब हस्तियां जो है किसके खाकों का मजमुआ है? जवाब देंगे सब लोग। इसी के साथ साथ बताएंगे, खद्दो खाल किसके खाकों का मजमुआ है? इसी के साथ साथ में दोज़खी किसका खाका है? अगला बताइएगा, गंजे फरिश्ते किसके खाकों का मजमुआ है? गंजे फरिश्ते किसके खाकों का मजमुआ है? आगे बताएंगे, याराने कोहन, याराने कोहन जो है किसके खाकों का मजमुआ है? इसी के साथ साथ में शीश महल किसके खाकों का मजमुआ है? और साथ ही साथ में कायदे बेकायदे, कायदे बेकायदे जो है किसके खाकों का मजमुआ है? या कायदा बेकायदा, एक ही बात है, कायदा बेकायदा या कायदे बेकायदे किसके खाकों का मजमुआ है? ये आप मुझे बताइएगा। एक और अहम खाकों का मजमुआ है, आसमान के बाशिंदे, आसमान के बाशिंदे जो है किसके खाकों का मजमुआ है? सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। आसमान के बाशिंदे, तो चंद अमहस रहे मौलवी अब्दुल हक के खाकों का मजमुआ, गंज हाय ग्रामाया रशीद अहमद सिद्दीकी, दिल्ली की चंद अजीब हस्तियां ये हो जाएगा अशरफ सुबही का, खद्दो खाल हो जाएगा फिक्र तोरिस्मी का, दोज़खी खाका है इस्मत चौतई का, उनके भाई अजीम बेग चौतई का ये खाका है, गंजे फरिश्ते सादत सलमंटो की खाकों का मजमुआ है, याराने कोहन अब्दुल मजीद सालिक का है, शीश महल किसका है? तो शीश महल हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, शौकत थानवी का, ये दोनों उन्हीं के हैं, कायदा बेकायदा और शीश महल दोनों शौकत थानवी के हैं। आसमान के बाशिंदे इब्राहिम जलीस का, आप सब नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की है उर्दू के कुछ अहम खाकों के मजमुओं के बारे में, जहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई है। अब देखिए आपके निसाब में कौन कौन से खाके शामिल हैं, उनके बारे में भी तो आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे नामदेव माली, आगे नोट करते हैं, नामदेव माली, नामदेव माली जो है किसका खाका है? तो जवाब है मौलवी अब्दुल हक। जवाब क्या हो जाएगा? मौलवी अब्दुल हक, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इस खाके की एक इबारत आपसे कई बार एग्जाम में पूछी गई, कहीं से वैसे पूछा जा सकता है, एक इबारत रही, अब मुझे उससे दिलचस्पी होने लगी, यहां तक कि बास वक्त अपना काम छोड़कर उसे देखा करता, मगर उसे कुछ खबर ना होती कि कोई देख रहा है या उसके पास क्या हो रहा है, वो अपने काम में मगन रहता है। ये टुकड़ा आपसे पूछा गया था कहां से माखूज है, कहां से लिया गया है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? खाका नामदेव माली से। यहां तक सबको क्लियर हो गया। एक और अहम खाका आपके निसाब में शामिल है और वो है कुंदन। कुंदन किसका खाका है? तो जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी, नोट कर लीजिएगा। किसका खाका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का। एक और खाका देखिए आपके निसाब में शामिल है नजीर अहमद की कहानी, नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी जुबानी कुछ मेरी जुबानी, कुछ उनकी जुबानी कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी, ये किसका खाका है? तो जवाब हो जाएगा फरहतुल्लाह बेग का, आप सब नोट कर लीजिएगा। ये किसका खाका है? तो आपका आंसर हो जाएगा फरहतुल्लाह बेग, आप सब नोट कर लीजिए। देखिए फरहतुल्लाह बेग भी इंपॉर्टेंट है, फरहतुल्लाह बेग के ताल्लुक से एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो फरहतुल्लाह बेग का है, नोट कर लीजिएगा। फरहतुल्लाह बेग का ही एक और खाका है, एक वसीयत की तकमील में, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन इसके ताल्लुक से है, एक वसीयत की तामील में तो पूछा गया था कि यह खाका किसका खाका है लिखा आपने? तो याद रखेंगे वहीदुद्दीन सलीम का यह खाका है। आपने खाका किसका लिखा है? फरहतुल्लाह बेग ने, तो वहीदुद्दीन सलीम का यह खाका आपने लिखा है, आप सब नोट कर लीजिएगा। यहां तक सबको क्लियर हो गए। तो ये बात हो गई उर्दू के अहम खाकों के मजमूओं के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं उर्दू के जो अहम सफरनामे हैं उनके बारे में। जैसे अल्लामा शिबली नौमानी का कौन सा सफरनामा है जो कि आपके निसाब में शामिल है? तो वो है मुसाफिराने लंदन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन, मुसाफिराने लंदन जो है किसका सफरनामा है? मुसाफिराने लंदन किसका सफरनामा है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद खान। ऐसे ही सफरनामा रूम व मिस्र शाम,
یہ کس کا سفرنامہ ہے؟ تو جواب ہو جائے گا علامہ شبلی نعمانی۔ ایسے ایک سفرنامہ اور ہے سیر ایران، حالانکہ آپ کے نصاب میں اسپیسیفائی نہیں کیا لیکن پوچھا جا سکتا ہے ایگزام میں، محمد حسین آزاد، محمد حسین آزاد آپ سب نوٹ کر لیجیے گا۔ ساحل اور سمندر یہ کس کا سفرنامہ ہے؟ تو ساحل اور سمندر ہو جائے گا سید احتشام حسین کا۔ کس کا ہو جائے گا؟ سید احتشام حسین کا۔ یہ دونوں سفرنامے نصاب میں اسپیسیفائی نہیں کیے گئے، اوپر کے دونوں مینشن کیے گئے ہیں۔ چلیے ایسے ایک سفرنامہ ہے مسافر کی ڈائری، مسافر کی ڈائری یہ کس کا سفرنامہ ہے؟ تو جواب ہو جائے گا خواجہ احمد عباس۔ زمین اور فلک یہ کس کا سفرنامہ ہے؟ بتائیے گا، زمین اور فلک کس کا ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ میں ابن بطوطہ کے تعاقب میں، ابن بطوطہ کے تعاقب میں یہ کس کا سفرنامہ ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ میں نگری نگری فرا مسافر، نگری نگری فرا مسافر یہ کس کا ہے؟ آگے نوٹ کریں گے جاپان چلو، جاپان چلو، جاپان چلو یہ کس کا سفرنامہ ہے؟ جواب دیجیے گا، جاپان چلو، جاپان چلو یہ کس کا سفرنامہ؟ تو زمین اور فلک جو سفرنامہ ہے انتظار حسین کا، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، اور نگری نگری فرا مسافر یہ دونوں سفرنامے ابن عیشا کے ہیں۔ جاپان چلو، جاپان چلو یہ مجتبیٰ حسین کا سفرنامہ ہے، آپ سب نوٹ کر لیجیے گا۔ کس کا سفرنامہ ہے؟ مجتبیٰ حسین کا، سب کو نوٹ کرنا ہوگا۔ دیکھیں یہ سبھی جو کوشچن آپ سے کیے گئے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے ایگزام کے لیے، ایگزام میں ان کے تعلق سے بہت سارے کوشچن آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو یہ فیکٹ یاد ہے تو ان کوشچنز کو سوالو کرنے میں کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں آپ کی مدد کریں گی اور نئے کوشچن کو سوالو کرنے میں آپ کو بڑی ہیلپ ہوگی۔ یہاں تک بات سب کو کلیئر ہو گئی ہے؟ اب اس کے بعد میں کچھ اگر میں آپ سے کوشچن کروں تو کیا آپ سب ان کے جواب دینے کے لیے ریڈی ہیں؟ اور یہ کوشچن ہوں گے آپ کے پریویس ایئر ایگزام کے، یعنی جو آپ کے پریویس ایئر کوشچن سے وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ کیے جائیں اور ان کے بھی جواب دینے کی آپ لوگ کوشش کریں۔ اب چونکہ پریویس ایئر کوشچن یہاں پہ لکھنے میں بہت آپ کا ٹائم کنزیوم ہوگا، اس لیے میں لکھتا نہیں، میں 2 بار کوشچن کو ریپیٹ کروں گا اور آپ لوگ جواب دینے کی کوشش کیجیے گا، اور آپ لوگ کیا کریں گے؟ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ جیسے پہلا کوشچن ہے بے ترتیبی نثر کی کس صنف کی خصوصیت ہے؟ بے ترتیبی نثر کی کس صنف کی خصوصیت ہے؟ افسانہ، ڈرامہ، انشائیہ، مقالہ؟ جواب دیجیے گا۔ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا انشائیہ، آپ سب نوٹ کر لیجیے گا۔ آنسر کیا ہو جائے گا؟ انشائیہ، آپ سب نوٹ کر لیجیے گا۔ چلیے آگے آپ مجھے بتائیے گا، غبار خاطر پہلی بار کب شائع ہوئی؟ غبار خاطر پہلی بار کب شائع ہوئی؟ ابھی ہم پیچھے آپ کو بتلا بھی چکے ہیں، مئی 1946، جنوری 1942، جولائی 1947، اگست 1950، جون 2019 کا ایک کوشچن ہے۔ تو آپ کا آنسر کیا ہو جائے گا؟ مئی 1946 آپ سب نوٹ کر لیجیے گا، مئی 1946 آپ سب نوٹ کر لیں گے، امپورٹنٹ ہے۔ کلیئر ہو گیا سبھی کو؟ ایک عبارت بتائیے، عبارت جو ہے کہاں سے لی گئی ہے، کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ جس حالت کو ہم سکون سے تعبیر کرتے ہیں اگر چاہیں تو اسی کو موت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، موج جب تک مضطرب ہے زندہ ہے، آسودہ ہوئی اور معدوم ہوئی۔ یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا غبار خاطر، آپ سب نوٹ کر لیجیے گا۔ کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ غبار خاطر، آپ سب نوٹ کر لیجیے گا۔ چلیے اگلے کوشچن کا جواب دیجیے گا سب لوگ۔ دیکھیں کوشچن آیا تھا کس ادیب کے مضامین کا مجموعہ سنگ و خشت ہے؟ کس ادیب کے مضامین کا مجموعہ سنگ و خشت؟ ابھی پیچھے ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے، تو سیدھے سیدھے ہمارا آنسر کیا ہو جائے گا؟ کنہیا لال کپور، کنہیا لال کپور نوٹ کر لیجیے گا۔ آنسر کیا ہو جائے گا؟ کنہیا لال کپور، آپ سب نوٹ کر لیجیے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ بتائیے گا پطرس کا کون سا مضمون درجل شعر پر ختم ہوا؟
पतरस का कौन सा मजमून दरअसल शेर पर खत्म हुआ? दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है। मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूं मैं, मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूं मैं, ये शेर आपके किस मजमून में इस्तेमाल हुआ है? अंजाम बखैर, सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, मैं एक मियाँ हूं, या फिर मरहूम की याद में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, सवेरे जो कल आंख मेरी खुली। आप सब नोट कर लीजिएगा, सवेरे जो कल आंख मेरी खुली। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब एक क्वेश्चन है जून 2019 का, क्वेश्चन है जून 2019 का, आप सब नोट कीजिएगा। ये स्कीम निजामी सक़ी के वक्त से चली आती है, लेकिन मुसीबत ये कि निजाम के अपने हाथ के लिखे हुए अहम मुसव्वदात बाद से तल्फ हो चुके हैं और जो बाकी हैं उनके पढ़ने में बहुत दिक्कत पेश आ रही है। ये इक़्तिबास किस मजमून का है? वकील साहब का है, लाहौर का जोग्राफिया का है, कपूर का फन का है, चीनी शायरी का है? तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग, मतलब ये कि लाहौर का जोग्राफिया से ये इक़्तिबास लिया गया है। क्लियर हो गया सभी को? लाहौर का जोग्राफिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बताइएगा। चिराग तले का मुसन्निफ कौन है? क्वेश्चन पूछा गया चिराग तले का मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा मुश्ताक अहमद यूसुफी। मुश्ताक अहमद यूसुफी के पहले मज़ामीन का मजमुआ है, आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। देखिए एक इबारत है, जंबू जेट यानी बोइंग 747 में जगह बहुत होती है, अंदर से जहाज नहीं दीवान खाना बल्कि सिनेमा हॉल नजर आता है, इस फर्क के साथ कि वहां लोग फेंटे बांधे कोका कोला और मूंगफली बेचने दिखाई देते हैं। यहाँ शाइस्ता और मेहरबान बीवियां आप पर हजार जान से ना सही मरवत से मुस्कुराहटों का छिड़काव करती गुजरती हैं। ये इबारत किस किताब की है? मुसाफिरान लंदन, सफरनामा रूम मिस्र शाम, इब्न बतूता के ताक़ुब में, जापान चलो जापान चलो। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इब्न बतूता के ताक़ुब में। नोट कर लीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? इब्न बतूता के ताक़ुब में। इब्न ईशा ने फिलिपाइन का सफर किस सन में किया? आंसर कीजिएगा, इब्न ईशा ने फिलिपाइन का सफर किस सन में किया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1972 में। नोट कर लीजिएगा। मुश्तबा हुसैन ने अपने सफरनामा जापान चलो में जापान की कदीम राजधानी का क्या नाम लिखा है? ओसाका, योकोहामा, क्यूशो, क्योटो। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, क्योटो आप नोट कर लेंगे। क्या आंसर हो जाएगा? क्योटो नोट कर लीजिएगा। तो देखिए आज के सेशन में गैर अफसानी नस्र से मुताल्लिक जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हुए हमने आखिरी कोशिश आप सबके लिए की है, इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी फैक्ट आपके आने वाले एग्जाम में, यानी जो आपका एग्जाम बिल्कुल आपके सर पे सवार है, उसमें क्रूशियल रोल आपके लिए प्ले करेंगे। तो इस क्लास को एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम है, सब लोग खूब शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी स्टूडेंट के पास ये शिकवा शिकायत न रहे कि हमारी तैयारी करने के लिए हमको अच्छे मवाद नहीं मिल सके, अच्छे कंटेंट हमारे पास दस्तयाब नहीं थे। तो इस क्लास को इसलिए आप खूब शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो सके। तो आज के सेशन को, आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।